हाँ तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम शुरुआत कर रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वर्नर थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। वर्नर थ्योरी से हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली होते क्या हैं। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। फिर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म कैसे एग्जिस्ट करती है, दैट इज। तो वर्नर थ्योरी को कंप्लीट होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट थ्योरी आएंगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ही प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। देन हमारे पास एक स्पेशल काइंड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा जिसे हम कहेंगे मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे। देन एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज होंगे वो। देन एमसीक्यूज, असर्शन रीजन क्वेश्चन जो चैप्टर के साथ साथ चलते रहेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में केस बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं वर्नर थ्योरी से। वर्नर ने बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी की। इसने कुछ कंपाउंड की स्टडी की, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी की। उसमें बेसिकली कोबाल्ट और प्लेटिनम अमाइंस के कंपाउंड थे, और इन कंपाउंड की स्टडी इसने तीन प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर की, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कंडक्शन रिएक्शन और आइसोमेरिक बिहेवियर। तो सबसे पहले इसने क्या किया, कोबाल्ट का कंपाउंड लिया अमाइन डेरिवेटिव करके, और कोबाल्ट के कंपाउंड के अंदर, कोबाल्ट क्लोराइड के कंपाउंड के अंदर इसने AgNO3 ऐड किया। जब इसने AgNO3 ऐड किया तो फर्स्ट केस में इसे 3 मॉलिक्यूल मिले प्रेसिपिटेट होकर, सेकंड केस में इसे 2 मॉलिक्यूल मिले AgCl के प्रेसिपिटेट होकर, तीसरे वाले केस में इसे 1 मॉलिक्यूल मिला, चौथे वाले केस में भी एक ही मॉलिक्यूल मिला लेकिन इसका कलर अलग था। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे क्यों। देखो, 3 मॉलिक्यूल के प्रेसिपिटेट होने का मतलब क्या है। जो ये 3 क्लोरीन यहां पर कोबाल्ट के साथ बैठे थे, इन्होंने साथ छोड़ दिया और किधर आ गए, Ag के पास आ गए। यहां पर 2 ने साथ छोड़ा, 1 ने साथ नहीं छोड़ा, 2 बाहर आ गए। यहां 1 ने साथ छोड़ा, यहां भी 1 ने साथ छोड़ा। जो साथ छोड़ देता है उसे हम कहते हैं आयनाइजेबल पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट कोबाल्ट मेटल के साथ उतना स्ट्रांगली अटैच नहीं है। जैसे ही वाटर के अंदर यानी कि सॉल्यूशन के अंदर आया, AgNO3 सॉल्यूशन के अंदर आया, ये वहां से डिसोसिएट होकर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो गया, यानी कि AgCl के साथ कंबाइन हो गया, Ag के साथ कंबाइन होकर AgCl बना दिया। यहां पर तीनों ही बाहर निकल गए। यहां पर 2 आयनाइजेबल थे, यहां पर 1 आयनाइजेबल था। जो दूसरा, जो यहां पर 1 बच गया और जो यहां पर 2 बच गए, वो एक अलग टाइप की बॉन्डिंग के साथ कोबाल्ट मेटल के साथ जुड़े होंगे, ना कि आयोनिक बॉन्डिंग के साथ। क्योंकि आयोनिक बॉन्डिंग के साथ जब जुड़े थे तब सॉलिड स्टेट में तो साथ थे, लेकिन जैसे ही एक्वा स्टेट में गए डिसोसिएट हो गए। आयोनिक कंपाउंड की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कि जैसे ही हम आयोनिक कंपाउंड को एक्वा स्टेट में लेके जाते हैं वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमने क्या डिस्कस की, हमने यहां पर जज कर लिया, यहां पर जितना हमने अभी तक स्टडी किया, यहां पर हमने देख लिया कि भैया जो पक्के दोस्त हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, तो उनको हमने क्लोज रख लिया। पहले वाले केस में क्या था, तीनों ही क्लोज फ्रेंड थे, तीनों क्लोरीन भी क्लोज थी और 6 के 6, सॉरी 6 अमोनिया पक्के दोस्त थे, लेकिन तीनों की तीनों क्लोरीन पक्के दोस्त नहीं थे, ये बाहर निकल गए। अगले वाले केस में कोबाल्ट के साथ अमोनिया तो 5 रहे, लेकिन एक क्लोरीन ने कहा कि भाई मैं पक्की दोस्ती निभाऊंगी, कच्ची दोस्ती नहीं, 2 क्लोरीन बाहर रही। तीसरे वाले केस में हमारे पास क्या हुआ, 2 क्लोरीन अंदर आ गई, 1 क्लोरीन बाहर रही।
जो ये बाहर क्लोरीन है, ये बाहर वाली क्लोरीन जो है ये है आयोनिक, या इन्हें कहते हैं काउंटर आयंस। ये अभी तो साथ बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही एक्वस मीडियम लेंगे ये तीनों के तीनों डिसोसिएट हो जाएंगे। यहां तीनों डिसोसिएट हो जाएंगे, या दो, यहां एक। लेकिन अंदर वालों के साथ ऐसा क्या है कि अंदर वाले डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं। इसके लिए वर्नर थ्योरी ने, या वर्नर की थ्योरी में कुछ पॉइंट्स बताए गए। क्या कहा गया कि सेंट्रल मेटल एटम दो तरीके की वैलेंसी शो करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को नाम दिया गया ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी को नाम दिया गया कोऑर्डिनेशन नंबर। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, जो कि हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और ये हमेशा फिक्स होती है एक पर्टिकुलर मेटल के लिए। ये बनती कौन सी बॉन्डिंग के थ्रू है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बनती है। यानी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डेवलप होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो हम क्लास 11th में भी निकालना सीख चुके हैं। ठीक है सर, अभी आपने ये बता दिया कि यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है। तो अब अगर मान लो मैं इसको, इस मॉलिक्यूल को पानी के अंदर डालूंगा, तो पानी के अंदर डालने के बाद मुझे क्या क्या मिलेगा बेटा? अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो मुझे एक कोबाल्ट, 6 अमोनिया, ये तो सॉल्यूशन के अंदर मिक्सअप होंगे नहीं, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 पॉजिटिव, और मुझे प्लस में 3 क्लोराइड आयन और मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए जरा काउंट करें तो? एक तो ये आयन हो गया, और एक ये हो, 3 ये हो गए, टोटल हो गए 4। यानी कि 1:3 की रेशियो होगी। टोटल सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिव आयन कितने होंगे? 4। अगले वाले केस में 1 और 2 3 होंगे, 1 और 1 2 होंगे, 1 और 1 2 होंगे। यानी कि जितना ज्यादा काउंटर आयन उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी, जितने कम काउंटर आयन उतनी कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। यानी कि कंडक्टिविटी काउंटर आयन के ऊपर डिपेंड कर रही है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जहां पर जितने ज्यादा कंडक्टिव आयंस होंगे उसकी कंडक्टिविटी भी तो उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इन तीनों में से किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो तुम 1 सेकंड में कह दोगे सर ये वाले की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो आयंस बन रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे एक्वस मीडियम के अंदर, वो 4 हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। सर एक पॉइंट यहाँ पर आया कि ये दोनों ही मोलिक्यूल एक जैसे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसका कलर ग्रीन है और इसका कलर वॉयलेट है, ऐसा क्यों? ये इसीलिए है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इस आइसोमेरिज्म को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है। तो वर्नर थ्योरी ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी की 3 फैक्टर के बिहाफ पर, और फिर उसने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। उन पोस्टुलेट्स को हम पढ़ लेते हैं। क्या पोस्टुलेट्स दिए? पहला पोस्टुलेट इसने दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल होता है वो 2 तरीके की लिंकेज शो करता है, या 2 तरीके की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूं। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है और नेगेटिव आयंस के थ्रू जस्टिफाई होती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है और वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी बेटा हमेशा इक्वल टू होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के। यानी कि जितने ज्यादा हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने भी मॉलिक्यूल जुड़े होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्लियर? जो ये सेकेंडरी लिंकेजेस हैं जो मेटल के साथ लिंकअप होते हैं, वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री एक्वायर कर लेते हैं, और उस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। द स्पेशल अरेंजमेंट, ध्यान से सुनना, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी लिंकेजेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। हमें 2 ही तरीके के कोऑर्डिनेशन नंबर को डील करना है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमारे पास ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास 2 स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर। ज्योमेट्रिकल शेप्स जो कॉमनली हमारे पास अवेलेबल होती हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में और टेट्राहेड्रल में जो एग्जिस्ट कर रही हैं, यही 2 आपको दिमाग में रखनी है। डन?
इसके बाद बात करते हैं हमारे पास कि इन वैलेंसीज को रिप्रेजेंट कैसे करें एक मॉलिक्यूल के अंदर। ध्यान देना बेटे, जो ये डैश 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 लाइन है, इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, यानी कि डैश 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 लाइन से जो रिप्रेजेंट होगा वो प्राइमरी वैलेंसी, और जो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होगी उसे हम कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। सर, क्या कोई एक एलिमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीके की वैलेंसी शो कर सकता है? कर सकता है। कैसे? अभी बताते हैं। देखो जरा, यहां पर मेरे पास एक कंपाउंड है CO NH3 6 और बाहर है 3 क्लोरीन एटम। ठीक है, बाहर कितने एटम है बेटा? 3 क्लोरीन एटम। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इसी मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करूं तो कोबाल्ट बीच में रखूंगा मैं। ज्योमेट्री जो होगी वो अंदर वाले एटम्स के थ्रू डिसाइड होगी, यानी कि अंदर वाले मॉलिक्यूल के थ्रू डिसाइड होगी। और अंदर वाले मॉलिक्यूल हमारे पास कितने बेटा? 6 है, और 6 के हिसाब से ज्योमेट्री बनेगी ऑक्टाहेड्रल। तो नीरज सर ने ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना दी। तो यहाँ पर हमारे पास अमोनिया आ गया, यहाँ पर हमारे पास अमोनिया आ गया, अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया और अमोनिया। यहाँ पर खास बात होती है कि ये जो बॉन्ड होता है ना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जिसमें लोन पेयर एक ही एलिमेंट का होता है, शेयरिंग दोनों के बीच में होती है। यानी कि बेसिकली एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। आपने क्लास 11th 12th में बायोलॉजी में भी ये टर्म पढ़ी होगी। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक एलिमेंट अपना घर देता है और दूसरा उस घर में रहता है और बाकी चीज़ों की अरेंजमेंट करता है। एक शेल्टर प्रोवाइड करता है तो दूसरा फूड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो शेल्टर है वो सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड करता है, और जो फूड है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंट्रल लिगेंड्स प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं को लिगेंड्स भी कहा जाता है, लिगेंड्स भी कहा जाता है। तो ये अपने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आ गए, तो इन्होंने जो बॉन्ड बनाया इस बॉन्ड का नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन सर यहाँ पे तो 3 क्लोरीन एटम भी है। बिल्कुल 3 क्लोरीन एटम भी है, और ये 3 क्लोरीन एटम जो है यहाँ पर कैसी वैलेंसी शो करेंगे? प्राइमरी वैलेंसी शो करते हैं, इसलिए इनको हम डैश 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 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे भी लगा सकते हो। तो 3 क्लोरीन के एटम हो गए हमारे पास, Cl Cl Cl। सर कोई केस ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही वैलेंसी शो कर रहे हो? बिल्कुल हो सकता है। देखो इधर CO NH3 4 Cl2 और बाहर Cl। अब इस केस में हमारे पास क्लोरीन एटम जो है वो अंदर भी है, यानी कि ये प्राइमरी वैलेंसी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें सर? अभी देखो, यहां पर आपने क्या करना है? क्लोरीन को बैठा देना है। पर क्लोरीन तो सर प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रही है। बिल्कुल, तो इसी के साथ साथ डैश डैश लाइन भी लगा दो। एक क्लोरीन और है सर, बाहर की तरफ दिखा दो ऐसे। समझ में आई बात? तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे शो करनी है। डन। तो प्राइमरी वैलेंसी कैसे शो करनी है आपने? डैश डैश लाइन से। और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे शो करनी है बेटा? कंप्लीट लाइन से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो एक टर्म और समझते हुए चलो। मेरे बच्चों, ये जो कंपाउंड अभी मैंने बनाया है ये वाला, इसको अगर मैं एक्वस मीडियम के अंदर ले जाऊं तो एक्वस मीडियम के अंदर ले जाने के बाद मेरे पास कोबाल्ट अलग हो जाएगा। देखो, कॉपी कर लेते हैं यहां से, ये अलग हो जाएगा। क्लोराइड, ओहो ज्यादा ही बड़ा हो गया भाई। हाँ, क्लोराइड अलग हो जाएगा, दोनों आयंस अलग हो गए। इस पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। इस पे चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। लेकिन क्या ये आयन फर्दर आयनाइजेबल है? नहीं, नॉन आयनाइजेबल हो चुका है। ये जो नॉन आयनाइजेबल पार्ट हो गया है ना, तो ये हो चुका है अब हमारा कॉम्प्लेक्स। हम इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन वो होते हैं जो एक्वस मीडियम में जाकर भी डिसोसिएट ना हो। अब ये क्यों डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं? क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है ये दोनों के दोनों इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या बन चुके हैं? नीरज सर ने अभी एक नाम लिया था, लिगेंड्स। और ये सेंट्रल मेटल एटम के थ्रू
सेंट्रल मेटल एटम के साथ कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए, इसलिए डिसोसिएट नहीं हो रहे। यहां पर तो क्या था, आयोनिक चार्ज था, प्लस था, इधर माइनस था, तो पानी के अंदर गए और डिसोसिएट हो गए, लेकिन ये नहीं टूटे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो आयन यहां पर जो ये जुड़े हुए हैं, ये पक्की दोस्ती वाले हैं, इनकी दोस्ती पक्की है, मुसीबत में भी साथ नहीं छोड़ रहे, यानी कि डूबने के बाद भी साथ नहीं छोड़ रहे। लेकिन ये वाली दोस्ती कैसी है बेटा? कच्ची दोस्ती है, जब तक सब कुछ ठीक ठीक साथ, उसके बाद अलग। ठीक है, अब एक बात और समझना, इसी कच्ची दोस्ती का नाम रखा जाता है काउंटर आयन। काउंटर आयन, देखो ये टर्म्स आगे सीखोगे तुम, काउंटर आयन। और जो ये डिसोसिएट ही नहीं हुआ है, जो ये पार्ट डिसोसिएट ही नहीं हुआ है, ये जो पार्ट डिसोसिएट ही नहीं हुआ है, इसको कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब मैं तुमसे पूछूं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयनाइजेबल है या नॉन आयनाइजेबल है, तो तुम 1 मिनट में कह दोगे सर नॉन आयनाइजेबल। काउंटर आयन कैसा है? आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल? आयनाइजेबल, पानी के अंदर जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन टर्म्स क्या हुई? कॉम्प्लेक्स आयन टर्म वो हुई कि जो पानी के अंदर जाकर डिसोसिएट ना हो। सर उनको क्या नाम दोगे जो पानी के अंदर जाकर डिसोसिएट हो जाते हैं? उनके लिए एक वर्ड है बेटा, दोगले, माने डबल, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब मिक्स किया हमने, सिंपल दो सॉल्ट्स को मिक्स किया, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर डाला, सारे के सारे आयंस रफू चक्कर हो गए, घूमने लगे पानी के अंदर जाकर। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं दो तरीके के एडिशन कंपाउंड को या मॉलिक्यूलर कंपाउंड को, जिनको डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जैसे यहां पे देखो, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, दोनों को कंबाइन कर दिया, बन गया पोटाश एलम। ऐसे अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, दोनों को कंबाइन कर दिया, बन गया मोर सॉल्ट। अब इस पोटाश एलम को अगर मैं फिर से पानी के अंदर डाल दूं, यानी कि एक्वस मीडियम के अंदर डाल दूं, तो पोटेशियम अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, यानी कि सब अलग अलग हो गए। मैं कहां तू कहां, सारे आयंस अलग अलग हो गए, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मोर सॉल्ट को डाल दोगे, मोर सॉल्ट भी डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं, वो आयनाइजेबल नहीं होते, वो पानी के अंदर जाने के बाद भी डिसोसिएट नहीं होते। काउंटर आयन तो धोखेबाज है ही, ये तो निकल गया। लेकिन यहां पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, हेक्सासाइनोफेरेट। तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा? ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, जो पानी के अंदर जाकर डिसोसिएट नहीं होगा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से होते हैं? विच डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस स्टेट। एंड डबल सॉल्ट क्या होते हैं? विच लूजेस देयर आइडेंटिटी इन देयर एक्वस स्टेट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास कौन कौन से कैटेगरी के होते हैं सर? देखो, दो तो तीन कैटेगरी के होते हैं। एक कैटेगरी वो जिसमें हमारे पास आयन, एनायन जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। एक वो जिसमें कैटायन कॉम्प्लेक्स होगा। एक वो जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होंगे। जैसे यहां पे देखो, ये छोटे मियाँ काउंटर आयन, चार अलग हो गए, ये पूरा का पूरा अभी भी क्या है? नॉन आयनाइजेबल है, कॉम्प्लेक्स है। पर है कौन सा पार्ट? एनायनिक। यहाँ पे ये हमारा कैटायनिक जो है वो कॉम्प्लेक्स है, एनायन हमारा काउंटर आयन है। यहाँ पे एनायन कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कैटायन भी कॉम्प्लेक्स, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कितने, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने तरीके के हो गए? तीन तरीके के हो गए, एनायनिक, कैटायनिक एंड हैविंग बोथ कॉम्प्लेक्स आयंस। तो ये हमारा पूरा का पूरा वर्नर थ्योरी से रिलेटेड पार्ट था। अब हम इस वर्नर थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द टर्म प्रपोज्ड बाय वर्नर फॉर द नंबर ऑफ ग्रुप्स बाउंड डायरेक्टली टू द मेटल इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के साथ जो डायरेक्टली अटैच होते हैं उन्हें क्या कहा गया है? प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर या पॉलीहेड्रा? द राइट आंसर इज सेकेंडरी वैलेंसी। और इसी को ही क्या कहा जाता है बेटा?
कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड टू सीमा। सर सीमा सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन भी हो सकता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द कंपाउंड दिस? इसका कलर होता है बेटा पर्पल। ये सिंपल एक फैक्चुअल डाटा है, दिमाग में रखना है। उसके बाद आता है इफ द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ दिस कंपाउंड इज 6। इस कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। इसका मतलब टोटल देखो अब हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के साथ दोस्ती निभाने के लिए हैं कितने लोग? 3 तो क्लोरीन है और 4 अमोनिया है। 3 और 4 टोटल कितने हो गए? 7। इसने कहा इन 7 में से 6 ही पक्के दोस्त हैं, यानी कि 6 ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर रहेगा। अब कौन सा रहेगा? अमोनिया तो रह नहीं सकता स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर वही रहेगा जो एनायनिक होगा। अब ये तो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर नहीं होते। क्यों? कैसे पता सर आपको? देखो तुम इस पॉइंट को समझो। इसने कहा ना द प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस। तो अगर आपके पास चॉइस है कि भाई आपको सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी चूज करनी है नेगेटिव आयंस में और न्यूट्रल में, तो आप नेगेटिव आयन को कंसीडर करोगे। तो इसका मतलब इन 7 लोगों में से एक कच्ची दोस्ती निभाएगा, और कोबाल्ट के साथ अमोनिया तो जाने वाले हैं नहीं बाहर, 4 अमोनिया रहेंगे, 2 क्लोरीन अंदर रहेंगे और एक क्लोराइड बाहर आ जाएगा। और यही बाहर वाला जो क्लोराइड है ये हमारा काउंटर आयन कहलाएगा। ठीक है, अब इसने क्या किया? इसको मिक्स कर दिया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर डाला। हाँ, सिल्वर आयन के अंदर डाला, तो बताओ क्या रेशियो में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट तैयार होंगे? अब देखो, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, 2 ही तो आयन बनेंगे, एक ये आयन और एक ये आयन, तो रेशियो क्या रहेगी? 1:1 की रेशियो रहेगी। सो द राइट ऑप्शन इज ए। विच इज द काउंटर आयन इन दिस मॉलिक्यूल? अब देखो काउंटर आयन क्या होते हैं? जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट से क्या है? क्लोराइड बाहर है। सो द सी इज द राइट आंसर, क्लोराइड वुड बी द काउंटर आयन। वर्नर proposed that the primary valencies are ionizable, बिल्कुल ठीक है, and are satisfied by the positive ion। यहां पकड़ा गया। अभी अभी हमने पढ़ा कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये नेगेटिव आयंस के थ्रू जस्टिफाई होती है, ना कि पॉजिटिव आयंस के थ्रू। तो आपको ये स्टेटमेंट फॉल्स पे टिक करनी है। वर्नर postulated that octahedral, tetrahedral, square planar, geometrical shapes are more common in coordination compound of। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते कौन से एलिमेंट है? हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं। सर ये एक्टिनोइड और लेंथेनोइड, बेटा ये भी तो इसी की कैटेगरी में आते हैं, बट बेसिकली ट्रांजिशन हमें सबसे ज्यादा कंसिडर करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है? पोटेशियम फेरोसाइनेट। सर आपको कैसे पता? देखो, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट अभी अभी मैंने बताया पोटाश एलम है, अमोनियम आयरन सल्फेट ये मैंने बताया मोर सॉल्ट है, कैर्नेलाइट भी एक डबल सॉल्ट होता है। तो ये तीनों डबल सॉल्ट है, तो बचा हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो जाएगा। द कंपाउंड टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट और दिस कंपाउंड H2O इज अ डबल सॉल्ट। क्या ये डबल सॉल्ट है? नहीं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो हम किस पे टिक करेंगे? फॉल्स पे टिक करेंगे। ये देखो, हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आयन, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब देखो बड़ी गलती हो जाती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कंपाउंड तब होता है जब इसमें कैटायन एनायन दोनों साथ होते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी हम इसे कह सकते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। डबल सॉल्ट तो है नहीं, और इस पे चार्ज है तो ऑब्वियसली आयन है, पर ये आयन सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ given that 1 mole of this compound when treated with excess of AgNO3 gives 2 mole of AgCl, यानी कि दोनों के दोनों क्लोरीन धोखा दे गए। दोनों के दोनों क्लोरीन धोखा दे गए, तो वाटर ने कहा भैया निकल क्यों टेंशन में ले रहा है, मैं बैठा हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना, तू मत टेंशन ले। दोनों क्लोरीन को बाहर बैठाया, बाहर बैठो तुम कच्चे दोस्तों, बाहर बैठो। कच्चे दोस्त स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं आएंगे,
ये उस क्लोज ग्रुप में नहीं आ सकते। हाँ दोस्त हैं लेकिन पक्के दोस्त नहीं है। पक्के दोस्त इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहते हैं, जो मेटल्स के साथ पक्की दोस्ती निभाते हैं, डायरेक्ट बॉन्डिंग रखते हैं। और इस डायरेक्ट बॉन्डिंग को ही हम क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। तो अब इसने क्या कहा, व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी? अब तो आंखों से दिख रहे पक्के दोस्त तो सिर्फ 6 ही निकले, तो द राइट आंसर इज 6। इफ प्लेटिनम इन दिस कंपाउंड हैज अ सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ 6, अब देखो काउंट करो, 4 और 2 क्लोरीन यहां से मिलेंगी, 4 और 2 6, दो मतलब 2 HCl है, 4 और 2 6, और सेकेंडरी वैलेंसी भी क्या है? 6, यानी कि दोस्त बनाने के लिए, जो दोस्ती करने के लिए आए लोग, वो भी 6 है, और एक्चुअल में 6 के 6 ही पक्की दोस्ती कर रहे हैं। इसका मतलब कोई भी धोखा देकर नहीं जाएगा, सारे के सारे प्लेटिनम से पक्की दोस्ती रखेंगे, डायरेक्ट बॉन्डिंग रखेंगे। तो जब हम AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि 0 मोल प्रेसिपिटेट के बनेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिस? प्राइमरी वैलेंसी देखो, 4 यहां पर है ना, और 3 यहां पर है। ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बताने के लिए कहा गया। ठीक है। अब हम कैसे पता लगाएं सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, है ना? तो उसके लिए हमें क्या करना है बेटा, इनकी हमें वैलेंसीज पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन हम आगे अटेम्प्ट करेंगे, अभी के लिए इसको रख देते हैं एज इट इज, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं सिखाया है, तो ये क्वेश्चन बाद में करवा देंगे। तो अभी वर्नर थ्योरी से रिलेटेड जो पार्ट था वो मैंने तुम्हें समझा दिया। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन्स द वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड विद सुटेबल एग्जांपल। तो ये थ्योरी हमने एक्सप्लेन कर दी कि प्राइमरी वैलेंसी होनी चाहिए हमारे पास, सेकेंडरी वैलेंसी होनी चाहिए, प्राइमरी वैलेंसी कैसी नेचर की होती है और सेकेंडरी वैलेंसी कैसी नेचर की होती है। ठीक है, डन। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है और डायरेक्शनल होती है, नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के थ्रू जस्टिफाई होती है, और ये एक पर्टिकुलर शेप देती है हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड को। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग ऑफ COCl3 NH3 एंड COCl3 5NH3 ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी। अब यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है हमारा, यहाँ पे 3 क्लोरीन है और 3 अमोनिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनेगा। तो तीनों के तीनों, 3 ये और 3 ये, तीनों के तीनों स्क्वायर इसके अंदर ही रहेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 और 3 8 है, तो 2 बाहर चले जाएंगे और 1 क्लोरीन अंदर रह जाएगा। फ्रॉम वर्नर थ्योरी both 3Cl negative ion and Cl NH3 acts as a secondary valency, so they are non ionizable and form the coordinate bond with the cobalt metal। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी बेटा? स्ट्रक्चर की बात करें तो कोबाल्ट, तीनों अमोनिया यहां पर, और तीनों क्लोरीन भी यहीं पर अंदर की तरफ। अब यहाँ पे देखो, इन COCl3 5NH3 2Cl acts as a primary valency, 5NH3 and 1Cl नेगेटिव एक्ट्स एज ए सेकेंडरी वैलेंसी। तो भाई फॉर्मूला क्या बनेगा कंपाउंड का? सिंपल सी बात है सर, कोबाल्ट को यहीं रखो, अमोनिया अंदर रखो 5 की 5, 1 क्लोरीन अंदर 2 क्लोरीन बाहर, बात बन गई। क्लियर? तो इसको ध्यान से समझ लेना इस तरीके से। आगे देखो जरा क्वेश्चन क्या है, द कॉम्प्लेक्स स्टडीज बाय द वर्नर हैड अ कंपोजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉर्मूला PtCl4 2KCl, यानी कि ये हमारे पास कंपोजिशन है। फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट ही डिटरमाइंड दैट ईच फॉर्मूला यूनिट कंटेन्ड 3 आयन्स। हर एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर कितने आयन्स है? टोटल 3 आयन है, यानी कि एक कैटायन होगा, 2 एनायन होंगे, जैसे भी होगा देखते हैं। ही ऑल्सो फाउंड दैट सिल्वर नाइट्रेट डिड नॉट गिव अ प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl विद दिस कॉम्प्लेक्स। AgCl का कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला, यानी कि कोई भी क्लोराइड एटम जो है वो बाहर नहीं है, सारे के सारे क्लोराइड एटम अंदर है। ठीक है, आगे राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन विच दैट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये जो 2 क्लोरीन है ये धोखेबाज है, क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे,
ठीक है, 2 क्लोरीन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और ये क्या कह रहा है फर्दर कि हर एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर 3 आयंस मिल रहे हैं, तो 2 तो पोटेशियम के हो गए और एक कॉम्प्लेक्स आयन हो जाएगा, यानी कि 2 पोटेशियम ये रहे और एक कॉम्प्लेक्स आयन हमारा ये पूरा का पूरा बन गया। तो हर एक यूनिट से हमें कितने आयंस मिल रहे हैं बेटा, 3 आयन मिल रहे हैं। और एक भी क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर नहीं है, क्योंकि हमें एक भी मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नहीं मिल रहा है, AgCl नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे देखो, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के थ्रू हम कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये नहीं बता पाया कि ये कलर क्यों बना रहे हैं। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आल्सो। व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू द वर्नर थ्योरी। प्राइमरी वैलेंसीज आर दोज दैट अ मेटल एग्जिबिट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सॉल्ट, यानी कि बेसिकली जो चार्ज प्रेजेंट होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम पर, उसे हम उसकी प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। ये आयनाइजेबल होती हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हम लिखते हैं। आई थिंक यहां तक मेरी बातें तुम्हें समझ में आई होंगी। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हमारे हो गए। ठीक है, डन। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको घर से प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन समझा देता हूं, प्रैक्टिस तुम कर लेना। एक्सप्लेन व्हाई out of aqueous solution of K4FeCN6 and K3FeCN6 the former has higher value of molar conductivity। मोलर कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, तो देख लेना जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसी की कंडक्टिविटी होगी, तो देख लेना किसमें आयंस ज्यादा है, उसी के भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। अगला क्वेश्चन देखो, कंपाउंड है COCl3 डॉट 4NH3 कंटेन्स ओनली 1 Cl आयन, यानी कि एक क्लोरीन ने ही धोखा दिया है, एक क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होगी। दैट इज प्रेसिपिटेटेड इमीडिएटली ऑन द एडिशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक क्लोरीन को बाहर रख देना, बाकी सब घर कुनबे की बात है, अंदर रहेंगे, यानी कि बाकी पक्के दोस्त क्लोरीन, एक क्लोरीन कच्ची दोस्त। तो फॉर्मूला मैं बता देता हूं, कोबाल्ट, ठीक है, अमोनिया, 4 की 4 पक्की दोस्त, 2 क्लोरीन ने भी पक्का साथ निभाया, एक क्लोरीन बाहर रह गई। ये वाला क्वेश्चन तुम करोगे, अरेंज द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मोलर कंडक्टिविटी। वही मैंने बताया, आयंस काउंट कर लेना बेटा, किसमें कितने आयंस बन रहे हैं, जितने आयंस बनेंगे उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। डिफरेंशिएट बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल ऑफ ईच। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस पता लगाना। डबल सॉल्ट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक्वस स्टेट में जाने के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी ना तो सॉलिड स्टेट में लेफ्ट खत्म होती है, ना ही एक्वस स्टेट में जाकर खत्म होती है। ठीक है, ये सिंपल मिक्सिंग के थ्रू बनते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं। फिर एग्जांपल्स दे देना, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट आपकी वर्नर थ्योरी हो गई बेटा, हर रिस्पेक्ट में। इससे अलग तरीके का कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है जो वर्नर थ्योरी से बाहर कोई क्वेश्चन और बनेगा। ये सारे टाइप के मैंने क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, तो वर्नर थ्योरी अच्छे से अपनी पक्की कर लो।